हेलो गाइज, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास का एसएसटी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री चैप्टर 1 to 8 ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग आराम से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिखा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आई थी और वह भारत को क्या कर लिए थे, गुलाम बना लिए थे। और हम कब स्वतंत्र हुए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और लगभग 200 वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश यानी गुलाम थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि आज से 300 साल पहले भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही, यानी शून्य रही। अंग्रेजी शासन के 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि ये अर्थव्यवस्था एकदम नीचे गिर गया था। हम हिस्ट्री में भी पढ़े थे उपनिवेश, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं लोग उपनिवेश किससे कहते हैं या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई भी देश किसी बड़े लिखा है समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। अर्थात कोई भी शक्तिशाली देश जब किसी कमज़ोर देश पर सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से क्या कर ले, कब्जा करके उसका शोषण करे, तो वह कमज़ोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत करीब 200 वर्षों तक इंग्लैंड का उपनिवेश था। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था ही पढ़ रहे हैं तो इसका सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है। लिखा है हमारी वे सभी क्रियाएँ जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। देखिए कितना आसान है। हमारे वो सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो उनको पैसा मिलता है, डॉक्टर इलाज करते हैं तो पैसा मिलता है, मजदूर काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, इंजीनियर कंपनी में जॉब करता है तो उनको पैसा मिलता है। तो ये डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या हैं, इनकी आर्थिक क्रिया है, पढ़ाने का कार्य, इलाज करने का कार्य। लिखा है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, विवाह, परिवहन, संचार इत्यादि। ये सब के सब आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है। पहला कार्य है लोगों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी अर्थव्यवस्था सबसे पहले काम क्या करती है, नए नए वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिसे लोग क्या करें, खरीद करके इस्तेमाल करें। दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। यानी कि जब काम किया जाता है तो उसमें लोगों को काम करने के लिए मौका मिलता है और इससे रोजगार मिलता है। एक है आर्थर लेविस, ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और उनके अनुसार किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था तो पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी कि जब कोई देश अपने अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल अपने देश की लोगों की जरूरतों को पूरा करने करता है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। ये बहुत ही VBA है, ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था, तो ब्राउन ने कहा था। अब हम ऊपर देखते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये अर्थव्यवस्था का छोटा सा डिफिनेशन है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है उस सबके योग से जो आय प्राप्त होता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। आप लोग को जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में इसको क्या कर सकें, बता सकें। अब लिखा है अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था के जो क्रिया है कितने भाग बांटते हैं, 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप याद रखिएगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना और जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना।
और इस पर आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं, यानी कि जिस उद्योग का कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, है ना, कृषि सभी को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपनियों में बनने वाले सामान, वस्तु और उत्पादन होता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे डॉक्टर इलाज करता है तो उसे आय भी प्राप्त होता है और लोगों की सेवा भी हो जाती है। टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों की सेवा भी होती है और उन्हें आय भी प्राप्त होता है। बैंक बीमा चलाता है या पैसा जमा करता है तो क्या है, ये सेवा क्षेत्र भी है और तृतीय क्षेत्र भी है। यानी कि अब देखते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया है? 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। दुनिया का वह अर्थव्यवस्था जहां के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दुनिया का वह अर्थव्यवस्था जहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन और क्यूबा। अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का तीसरा प्रकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चले देखते हैं अब हम लोग आगे नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का विकास। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक दिन में तो बनेगा नहीं, ये धीरे धीरे विकास करता है। तो अब हम इसके विकास को समझते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे की विकास की तरह होता है। जिस तरह से एक पौधे का क्रमशः विनाश होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उससे फल की डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो भी आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक परिवर्तन हुआ है हम उसी को अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं। अब हम इसे समझने के लिए भारत के योजना आयोग को पढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि भारत का वर्तमान जो प्रधानमंत्री होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, वही उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सामान्यतः काज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग में 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 8। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री। जैसे 2004 का पूछेगा तो 2004 में प्रधानमंत्री कौन बना था? अटल बिहारी वाजपेयी, हटे थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इस तरह से 1950 का पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी का पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। ठीक, आगे देखते हैं। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में लिखा है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी किया गया था, यानी योजना आयोग के बनने के 2 साल बाद। फिर लिखा है इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, है ना। और इसका बैठक होता है ताकि नीति निर्धारण किया जाए कि किस राज्यों को क्या ज़रूरत है। अब हम पढ़ते हैं मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, यानी विनिमय का वह माध्यम जिसमें वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान हो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जिसे चावल से दही बदलना,
अब है दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मुद्रा से वस्तु के सेवाओं को बदलना मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। यानी हम दुकान में पैसा देकर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसी तरह से हम ऊपर देखते हैं बैंकिंग प्रणाली। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय के क्रिया का संपादन करना बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर में है कोर बैंकिंग प्रणाली। इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते में दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के उसी बैंक के माध्यम से पैसा हस्तांतरण होता है, यानी बैंक ट्रांसफ़र। अब है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक प्लास्टिक मुद्रा होता है, ठीक है, जो 24 घंटा 7 दिन ये सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब हम पढ़ते हैं एटीएम को, ठीक है। प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा को एटीएम कार्ड कहते हैं। इसमें 4 गुप्त पिन होता है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है या खुद स्वयं बनाते हैं। अब लिखा है डेबिट कार्ड। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना है ना। यानी डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड दोनों लगभग एक ही होता है। इसी तरह से होता है एक प्लास्टिक मुद्रा जिससे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। बैंक द्वारा बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना है। यानी बैंक क्रेडिट कार्ड देती है अपने ग्राहकों को जिससे वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं, और बैंक उनके अकाउंट से पैसा काट लेती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। इसके अंदर में सबसे जो भी ये टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आर्थिक विकास के एक प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय को माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी किसी देश में एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य है उसी के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह कम विकसित या अविकसित कहलाता है। यानी कि वह देश अविकसित कहलाता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, यानी कि वो अभी अविकसित है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई इसे शॉर्ट बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यह एक फार्मूला है जहाँ पे यहाँ पे दे दिया गया है। पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय बटा टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या। इससे हम लोग राष्ट्रीय आय को पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट छापा गया है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देश की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये है, प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक है, वह विकसित देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये है उससे कम है उन्हें विकासशील देश कहा गया है। भारत विकासशील में निम्न वर्ग में आने वाले देशों में आता है, क्योंकि 2004 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 28,000 रुपये थी। आप समझ सकते हैं, कम से कम 37,000 रुपये होना चाहिए था, और कितने होती है भारत में? 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे 2004 में। अब हम लोग देखते हैं 2002 और 3 में 2000 से लेकर के 2003 के बीच में आंकड़े के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 26,000 रुपये, केरल की 22,800 रुपये और बिहार की मात्र 5,700 रुपये थी। यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 5,700। ये कितना अंतर है? आगे है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे बोलते हैं। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर पर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। मानव विकास सूचकांक में 3 सूचक होते हैं। पहला होता है जीवन प्रत्याशा यानी जीवन आशा, दूसरा होता है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा होता है जीवन स्तर। 2004 के लिए विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। इसमें पूरी दुनिया में नॉर्वे का जो स्थान था वह पहला था जो 0.965 था, ऑस्ट्रेलिया दूसरा था 0.95 है ना, तीसरा सॉरी, और भारत था 0.6 के साथ 126 126वां स्थान था। याद रखिएगा ये 0 और 1 के बीच में ही निकाला जाता है। 2004 में 177 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 126वां था। यानी नॉर्वे का पहला देश था, जहां ऑस्ट्रेलिया तथा तीसरे स्थान पर। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास सूचकांक मध्यम स्तर का, यानी कि गरीब है ना, मतलब गरीब से थोड़ा सा अच्छा है।
बिहार के विकास की स्थिति, चूँकि हम बिहार एक पिछड़ा राज्य है, अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने शांति का संदेश दिया था, है ना। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार से भी हुआ था। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत यहीं से किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी बिहार से दिया था। फिर भी बिहार काफ़ी पीछे है संसाधनों के मामले में। धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। इससे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार में 28 राज्य है, जिसमें 27 नंबर पर बिहार आता है। अभी देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण पूछता है एग्जाम में, है ना। तो लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, आधारित संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। चौथा, बाढ़ तथा सूखे से क्षतिग्रस्त। औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। ये 8 कारण है जिससे बिहार पिछड़ा है। यानी कि बिहार में अशिक्षा है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है ना। यहाँ पे उद्योगों का कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी अच्छा नहीं है। यहाँ के 80% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ आता है तो दक्षिण बिहार में सूखा होता है। यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कोई भी बड़े उद्योग नहीं लगाए गए हैं। बिहार में गरीबी व्यापक है, उनके पास पूंजी नहीं है जो निवेश करे। यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत खराब है, भ्रष्ट है, और कुशल प्रशासन नहीं है जो लोगों की सेवा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब हम उपाय करके पढ़ते हैं एक एक करके। पहले लिखा है जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा, कृषि का तेज़ी से विकास, यानी कृषि पिछड़ेपन को दूर किया जाए, आधुनिक कृषि को अपनाया जाए। बाढ़ पर नियंत्रण, यानी उत्तर बिहार के बाढ़ को कंट्रोल किया जाए और जिससे दक्षिण बिहार में सूखा को भी दूर किया जाएगा। अब 4 नंबर में आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली के उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक बढ़ सके। इसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। जब किसी राज्य के बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था को सुधारा जाता है तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। 5 नंबर में उद्योगों का विकास किया, यानी बिहार में जनसंख्या है, लोग यहाँ पे बेरोजगार है तो उद्योग लगेगा, बेरोजगारी दूर होगा। 6 नंबर में लिखा है गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% लोग रहते हैं, यानी 100 में 42% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। फिर लिखा है यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और पूंजी दिया जाए। 7 नंबर है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति की जगह माहौल, लिखा है शांति का माहौल कायम किया जाए। व्यक्तियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ मर्डर, गुंडागर्दी, चोरी वगैरह बढ़ते रहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8 नंबर पॉइंट, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, यानी भ्रष्टाचार को खत्म करना। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशलता तथा ईमानदार प्रशासन की जरूरत है। 9 नंबर में है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण किया जाए, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी तरह से अब हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। बिहार विकास करेगा तभी भारत विकास करेगा, क्योंकि बिहार में 14 करोड़ लगभग जनसंख्या है। हम पढ़ रहे हैं बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है, यानी कि उपजाऊ जमीन है। हिमालय से निकलने वाली नदियों से लगातार जल प्रवाह होते रहता है। यहाँ धरती के नीचे कदम पर, लिखा है 1 कदम पर ही जल प्राप्त हो जाता है। या यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना लागू कर दी जाए तो यह उत्तर बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचा सकता है तथा दक्षिण बिहार को सिंचाई की सुविधा दे सकता है और सूखा से बचा सकता है। देश के आर्थिक विकास में प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% बताया है, जो देश में गुजरात के बाद जो 11.5 है के बाद दूसरा नंबर पे है। यदि देश और बिहार कंधा से कंधा मिलाकर विकास की क्रिया को वर्तमान दौर से को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी के आर्थिक दृष्टिकोण से
भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक जो है मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर रखने के लिए कपड़ा की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जिससे राशन कार्ड है ना, राशन मिलता है, से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत यानी नरेगा के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार संगठन है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। और हम आखिरी टॉपिक देख रहे हैं गरीबी रेखा। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है कि गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। बिहार यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग 2400 कैलोरी से कम खाना खाते हैं तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम खाना खाते हैं, है ना, उसे हम लोग गरीब मानते हैं, है ना। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में 428 रुपया, 454 रुपया, और ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये से कम कमाते हैं तो उन्हें भी गरीब माना जाता है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे लोगों के गरीब रेखा के नीचे माना जाता है। इसे शॉर्ट में BPL बिलो पॉवर्टी लाइन भी कहा जाता है, और इनके लिए पीला कार्ड बनता है जिससे राशन मिलता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय। तब तक के लिए आप बने रहिए नॉलेज लाइफ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।